हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का विशिष्ट समाकल अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। दोस्तों, इसका जो पहला वीडियो है, ठीक है, इसी टॉपिक का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखा कि भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये किस प्रारूप के समीकरण होते हैं। फिर हमने देखा कि ये समीकरण, ठीक है, कब होमोजीनियस कब नॉन होमोजीनियस कहलाते हैं, उसको अपन ने देखा। ऑपरेटर डी के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो तो उसका सॉल्यूशन अपन कैसे पता करते हैं। तो तमाम बातों के बारे में जानकारियां हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी हेल्पफुल वीडियो है और गारंटी के साथ आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एनवी कोटि का यानी कि nth ऑर्डर का असमघातीय रैखिक अवकल समीकरण यानी कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस बोला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपको क्यू दिख रहा है वो हर हाल में नॉन जीरो होगा, ठीक है। या तो ये कोई नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है या फिर ये एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है, परंतु हर हाल में ये नॉन जीरो होगा क्योंकि हम किस समीकरण की बात कर रहे हैं? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर क्यू यहाँ पर जीरो हो जाए तो फिर ये नॉन होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, फिर तो ये होमोजीनियस बन जाएगा, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो अभी हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर dn अपॉन dxn को ऑपरेटर dn से यहाँ पे डिनोट किए, वैसे ये dn माइनस वन बन जाएगा और यहाँ पे जो y, यहाँ का y, ये वाला y, y y y y y एक साथ कॉमन निकल गया है, ठीक है। तो ऑपरेटर की मदद से हमने इसको इस तरीके से लिखा है, ऑपरेटर dn की मदद से। जैसे n है तो dn हो गया, ये हो जाएगा dn माइनस वन, वैसे ही dn माइनस टू और इसी तरीके से ये आगे चलता चला है। और इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया दोस्तों? ft नाम दे दिया है, ठीक है, क्योंकि ये d के फंक्शन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है तो ये ft हो गया, ये y हो गया इज इक्वल टू q हो गया। इसी को हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है दोस्तों। अब जरा रिकॉल करते हैं, ठीक है, पिछली बातों को अगर हम स्मरण करें तो आप सभी को पता होगा कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स जो कि इस प्रारूप में होता है, ठीक है, और इसका अगर हमको सॉल्यूशन लिखना हो तो इसका सॉल्यूशन का क्या रूप होता है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, ये सॉल्यूशन होता है y इक्वल एफ एक्स प्लस फाइव एक्स रूप में, जहां पे एफ एक्स क्या है? एफ एक्स जो है वो इस, देखो ये पूरा का पूरा ना वो पूर्ण हल यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक हिस्सा एफ एक्स, एक हिस्सा फाइव एक्स। ये हिस्सा जो एफ एक्स है इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, कितने? जितने कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। और इसी हिस्से को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन। और ये हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है क्यू पर, ठीक है, और इसी हिस्से को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इन दोनों के योग से कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो दोस्तों, अब CF किस तरीके से पता करते हैं इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर ली है। CF अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करने के लिए जो नियमावली है उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखिए। अपन उसके लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा, एक और खास बात, अब हम ऐसे समीकरण की बात कर रहे हैं जिसमें बराबर के बाद जो Q है वो नॉन जीरो है, तभी तो वो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा रहा है, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा रहा है।
है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे ज्ञात करना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करने के लिए आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में Q को 0 मानते हुए आपको इसके होमोजेनियस पार्ट को देखना है। ठीक है, वैसे तो ये नॉन होमोजेनियस है, परंतु अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि वास्तव में यही डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनियस होता, सोचिए जरा, अगर होमोजेनियस होता तो क्या होता। आप कहेंगे सर अगर यही डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनियस होता तो Q 0 होता, सीधी सी बात है। हाँ, तो बस हम वही बोल रहे हैं कि अगर ये होमोजेनियस होता, यानी कि इसके होमोजेनियस वाले रूप को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका होमोजेनियस वाला रूप बोलने का मतलब इधर 0 वाला रूप है ना भाई, अगर 0 होता तो ये होमोजेनियस रूप में होता, तो उसी रूप को अपने को सॉल्व करना है। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं उसको सिखाया जा चुका है पिछले वीडियो में। अपन सहायक समीकरण निकालते हैं, अर्थात ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालने के बाद फिर अपन जनरल सॉल्यूशन जो लिखते हैं वही उसका हल होता है दोस्तों। तो वो तैयार करना है और वही सॉल्यूशन जो है, जो कि यहाँ पे f(x) है, उसी को अपन नाम दिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में। ठीक है, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। और ये आपको इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, ध्यान दीजिए शब्दों में, इसी डिफरेंशियल जो कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी के करस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अर्थात जो Q बराबर 0 सोचने पर हमको मिलेगा, उसी को सॉल्व करके हम लोग को ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। चिंता न कीजिए, जब हम सवाल बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाएगा तो वो तो आप इसका नियम पहले भी पढ़ चुके हो। तो मेन बात आती है सर इस पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे पता करें, और ये इसका पूरा जो रोल है वो Q पर डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में हम खास ध्यान इसी पर देने वाले हैं। ठीक है, PI पर ध्यान देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो मैं एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। मैं फिर से आपको कहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो दिए हुए नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो आपको दिया रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो, अब आप बोलोगे सर वो कैसे पता चलेगा। कुछ नहीं करना है, मन ही मन सोचना है कि अगर Q 0 होता तो बस Q के 0 होने पर ऐसा आपको सोचना है कि नहीं, यानी इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस, अब होमोजेनियस बोल रहा हूं मतलब Q का मान 0 सोच के बोल रहा हूं मैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा बस उसी को आपको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं फिर से कह रहा हूं, वो वीडियो आप जरूर देखिए। कैसे अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, उसको सॉल्व करके कैसे रूट्स निकालते हैं, और रूट्स के नेचर के आधार पर हम किस तरीके से उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, और वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं PI की। ठीक है, देखिए अब यदि फलन, अब देखो हमने एक स्पेशल प्रकार का फलन यहाँ पे लिखा हुआ है, फलन 1/FDQ पर आप बोलेंगे सर ये कहाँ से लिख दिया आप, कैसे पता चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चिंता ना कीजिए, अभी आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे हम बोलने जा रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब y की वो वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सीधी सी बात है। विशिष्ट समाकल हम उसी को तो बोलेंगे कि भाई y की वह वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही हमारा विशिष्ट समाकलन हुआ। तो हम y की वैल्यू के बारे में ही विचार कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम y की जगह ये रख दें, 1/FDQ रख दें, ठीक है, अगर y की जगह इतना सोचें, और ये FD जो कि यहाँ पे ऑपरेटर का काम कर रहा है, इस ऑपरेटर को अगर अपन y में ऑपरेट करें और y की वैल्यू अपन इतनी सोच रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्या Q अपने को मिलेगा। तो नीचे वाली लाइन इस बात का उत्तर देती है, हाँ आपको Q मिल जाएगा। सोचो जरा, सोचो कैसे। देखो y की जगह पे आप रखो 1/FDQ, रख दिए 1/FDQ। ठीक है, तो आप आराम से देख पा रहे हैं कि ये 1/FD और FD है, यानी कि ये जो ऑपरेटर है ये उसका जस्ट उल्टा ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर है। तो ये कैंसिल हो करके आपको Q का Q बचा करके देगा, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ सर y की जगह इतना रखने से हमने अपने को सब कुछ वो कैलकुलेट करने के बाद अपने को Q मिल रहा है, यानी कि यही वो चीज है जिसकी तलाश है, y की वैल्यू यही है जिसको ये
इक्वेशन में y के स्थान पर रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है और इसीलिए समीकरण 2 का अर्थात इस समीकरण का जो विशेष हल है या जिसको अपन विशेष समाकल भी कह रहे हैं वो यही है 1/ft3। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, कोई भी आपको डाउट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसा सोचा क्या? क्योंकि अपने को पता है भाई, सीधी सी बात है। सरल शब्दों में आप यूं समझिए कि भाई ये देखो, अगर अपन y को अकेला करना चाहोगे तो क्या होगा, ये ft 1/ft नहीं हो जाएगा। देखो यद्यपि यहाँ पे ft ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये y और ft का गुणनफल है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये ft और y का गुणनफल नहीं है, गुणा नहीं है, वो एक्चुअली यहाँ पे ft जो है वो y पर ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है। ठीक है, फिर भी हम सरल शब्दों में सोचने समझने के लिए, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चला, तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर ft का डिवाइड कर दूं तो मुझे यही तो मिलेगा y की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं y की जगह इतना यहाँ रखूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ft ये ऑपरेटर है, ये उसका इनवर्स ऑपरेटर है, कट पिट के क्यों मिलेगा, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है y की जगह इसी को रखने से वो इक्वेशन बैलेंस्ड हो रहा है। और यही हमारा क्या है, इस समीकरण 2 के लिए एक विशेष हल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, या जिसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कह रहे हैं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे जो 1/ft है दोस्तों, वास्तव में वो ऑपरेटर ft का क्या है, इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स ऑपरेटर है। अब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस लिखे हैं, इस केस को भी जरा आप ध्यान से समझिए कि अगर अपन ft के रूप में सिंपली अगर अपन d लेते हैं तो क्या होगा। तो चलिए इसी में आप जहां जहां एफ डी लिखे वहां डी डी रखिए, तो डी 1/d क्यू इक्वल्स हो जाएगा। व्हाट इज डी, आप सभी को पता होगा कि डी मतलब d/dx। ठीक है, ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, दोनों और अपन समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर तो पहले से अवकलन की क्रिया है, जब समाकलन की क्रिया करेंगे तो अवकलन समाकलन कट जाएगा, और इधर समाकलन अपन कर रहे हैं दोनों पक्षों में, तो इधर समाकलन हो जाएगा, उधर अवकलन समाकलन कट जाएगा। तो क्या मिला आपको, 1/dq इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q dx, यानी कि dq बोलने का मतलब, dq बोलने का मतलब d/dx ऑफ q, यानी d अगर अवकलन का संकारक है, अवकलन कर रहा है वो, तो 1/d मतलब क्या समझ में आया, 1/d लग जाने से वो समाकलन हो गया। देखो इसका मतलब यही शिक्षा मिल रही है हमको यहाँ से कि d मतलब जिस तरीके से अवकलन होता है ना, x के सापेक्ष अवकलन होता है, उसी प्रकार 1/d अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। तो इसलिए अगर d मतलब अवकलन तो 1/d मतलब समाकलन, साफ सरल सीधे शब्दों में। ठीक है, तो देखो, तो d/dx, अच्छा अपन दोनों पक्षों में समाकलन किए तो अवकलन समाकलन निरस्त होकर 1/d बचा, इधर समाकलन q dx। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है कि अगर q में 1/d लगा है, q में अगर 1/d है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ q dx। जैसे बात की बात, जैसे 1/d लगा है आपको किसमें, cos x में, तो समझ जाइए cos x का x के सापेक्ष समाकलन की बात चल रही है। 1/d मतलब समाकलन x के सापेक्ष, तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin x। सीधी सी बात है। जैसे मैं बोल रहा हूँ d लगा है tan x में, तो उसका मतलब d मतलब है x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब ये होगा d/dx ऑफ tan x, तो क्या होगा sec स्क्वायर x। ऐसा बहुत सरल है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अच्छा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गजब की बात है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो बेझिझक आप बिंदास पूछ सकते हैं, हम आपको यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये आप सूत्र जान लीजिए, 1/ft3, यही आपका यहाँ पे क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पीआई अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल है दोस्तों। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए डी स्क्वायर, ठीक है, जैसे मान लीजिए डी स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो डी स्क्वायर एक्स का मतलब 2 बार अवकलन ना, डी स्क्वायर मतलब 2 बार अवकलन, तो एक बार अवकलन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये डी स्क्वायर से घट के डी होगा, क्योंकि आपने डी स्क्वायर में से एक ठोक डी इस पर ऑपरेट कर दिया, एक बार इसका अवकलन कर दिया, तो अभी सिंगल डी बचेगा, अब एक बार और डी है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो एक बार और अवकलन कर दो, तो ये 3 तो 3 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, दैट इज 6। ठीक है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। यही अगर मान लीजिए 1/d स्क्वायर होता दोस्तों, जैसे 1/d स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है कुछ कुछ, जैसे मान लो x की घात 6 ऐसा कुछ लिखा है, तो क्या होता, 1/d को आप रखो इधर,
1/d मतलब आप एक बार पहले समाकलन करो, ठीक है। 1/d मतलब आप समझ गए हो ना, 1/d जिस पे भी लगेगा इसका मतलब ये कि उसका समाकलन होगा। तो अब इसका समाकलन करो दोस्तों, क्या होगा 1/d मतलब समाकलन x की घात 6 dx। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें आप x की घात n वाला नियम लगाएंगे, तो x की घात n+1/n+1 मतलब 7/7। फिर 1/d है दोस्तों, तो इसका मतलब आपको फिर से एक बार समाकलन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 1/7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, और फिर आपको x की घात 7 का समाकलन करना पड़ेगा, तो 1/7, और ये हो जाएगा x की घात 8/8, ठीक है। इंटू है, ये इंटू है, इसका मतलब टोटल हो जाएगा 7 8 56, x की घात 8। तो ऐसा आपको समझना है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए, जरूर पूछिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि d 1/d, d², 1/d², ये सब क्या है, ठीक है। तो d मतलब अवकलन, d² मतलब 2 बार अवकलन, 1/d मतलब समाकलन, 1/d² मतलब 2 बार समाकलन। पहले एक बार समाकलन, फिर जो चीज बनेगी उसका एक बार और समाकलन, इस तरीके से जैसा आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अपन देखेंगे सवालों को। तो दोस्तों अभी अपन ने जितनी भी व्याख्या यहाँ पे की है वो देखने में बहुत सरल है, परंतु जब आप इसको समझेंगे ना, तो एक्चुअली यहाँ पे पूरा जो रोल है ना वो ऑपरेटर का रोल है, ये ऑपरेट हो रहा है इस पे, ठीक है। ये इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, ये ऑपरेट है, मतलब एक ऑपरेटर का रोल प्ले कर रहा है। ये एफ जो है यहाँ पे एक पूरा का पूरा, ये पूरा फंक्शन है ना, ये वास्तव में ये ऑपरेट हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना dy/dx, तो ऐसा नहीं सोचना है कि d/dx गुणित y, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये d/dx एक ऑपरेटर है जो y पर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर मतलब एक ऐसा कोई संकारक, संकारक मतलब जो क्रिया कर रहा है, जो फलन का रूप बदल देता है, उसको दूसरे रूप में चेंज कर देता है, उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटर। एग्जाम्पल के तौर पे d/dx एक ऑपरेटर है जो किसी भी फलन पे लग के उसका रूप बदल देता है। sin x पे लगेगा तो उसको cos x बना देगा, तो ये ऑपरेटर का काम कर रहा है, जो फलन का रूप बदल देता है, फलन को ये बदल देता है, मतलब आप यूं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने अच्छे से सीखा, समझा, जाना। चलिए अब एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, 1/d-α³ अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से ये समझने को मिलेगा, ठीक है। इसका अपन मान ज्ञात करना चाहते हैं। चलिए मान लीजिए इसका मान v है, माना इसका मान क्या है, v है। ऐसी स्थिति में अब दोनों ओर हम ऑपरेट कर रहे हैं d-α से, तो 1/d-α³, ठीक है, d-α v। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1/d-α इसका इनवर्स ऑपरेटर है तो ये कट जाएगा, तो इधर q बचेगा, उधर d, ठीक है, ये पूरा ऑपरेटर है तो ये जाएगा dv-α भी हो जाएगा, ठीक। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं उस पक्ष को इधर लिख लेता हूं। वास्तव में d कौन है, d/dx है, तो ये v लग के ये हो जाएगा dv/dx माइनस α v बराबर q, ठीक। दोस्तों तो गौर से देखेंगे आप कि यह v में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से पता करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुलना करना है इससे, ठीक है। ये व्यापक रूप है, ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप है, dy/dx प्लस py बराबर q। तो ऐसे स्थिति में आप अगर तुलना करेंगे तो p की जगह पे आपको दिखेगा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या सूत्र होता है, e की घात में इंटीग्रेशन p dx, तो यहाँ पे आपको दिखेगा p की जगह माइनस अल्फा, तो ये माइनस, अब अल्फा दिखा है ना भाई, सीधी सी बात है। तो अल्फा यहाँ पे एक कांस्टेंट के रूप में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही सरल है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस अल्फा डी एक्स है ना भाई, पी की जगह माइनस अल्फा दिख रहा है, तो ये माइनस अल्फा बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा और उसका समाकलन हो जाएगा एक्स। तो ई की घात में माइनस अल्फा एक्स जो है वो आपका निकलेगा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, v में लीनियर है इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन का रूप होगा इसका v इंटू, ठीक है, v इंटू आई एफ, आई एफ मतलब ये होगा, ठीक है, v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। और यहाँ पे दोस्तों कांस्टेंट मत जोड़ना, क्यों क्यों बताऊं, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट जोड़ने का, कांस्टेंट का जितना रोल धर्म जितना भी रहेगा वो सब अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में उसका काम निपटा चुके हैं। तो यहाँ आप लोग यहाँ कांस्टेंट न जोड़िएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसका रूप हो गया। अब देखो e की घात अल्फा एक्स से दोनों पक्षों में गुणा कर दो तो v बराबर हो जाएगा दोस्तों e की घात अल्फा एक्स, है ना भाई, या यूं कहिए कि e की घात माइनस अल्फा एक्स उधर जाएगा तो e की घात अल्फा एक्स बन जाएगा, इंटीग्रेशन q इंटू e की घात माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। और यही इसी को अपन v माने थे, ये देखो इसको अपन क्या मानते हैं, इसको अपन माने थे v, और इसी v का मान ज्ञात कर लिए अपन, तो e की घात अल्फा एक्स इंटीग्रेशन q e की घात माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे अपन 1 बाई डी क्यू लिखे थे तो इसका मतलब हमने आपको क्या बताया था, 1 बाई डी मतलब समाकलन, तो समाकलन क्यू डी एक्स। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा दोस्तों कि सर आपने समाकलन कर रहे हो तो कांस्टेंट भी जोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ कांस्टेंट नहीं जोड़ना, बिकॉज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर मतलब विशेष समाकलन। तो कांस्टेंट का जितना भी रोल है वो सब अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में उसको अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको कांस्टेंट नहीं जोड़ना है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस सूत्र को आप सदा याद रखिएगा दोस्तों, v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, उसका आई एफ निकाले, फिर अपन सॉल्यूशन निकाले। ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, वहां से आया है, तो इस सूत्र को याद रखिएगा दोस्तों, ये काम आएगा आपको आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों हमें पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सवालों की ओर रुख करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप सदैव याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा, और किस तरह से आया ये फॉर्मूला वो भी हमने देखा। देखो अब हम आपको एक सवाल बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये -3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर e की घात 2x। अब यहाँ पे q के रूप में e की घात 2x नजर आ रहा है, मतलब समझ जाइए कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कोफिशिएंट इसके देख लो कांस्टेंट है 1 -3 2, ठीक है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो दो हिस्सों का योग होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको सहायक समीकरण लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो आप इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ठीक है। ये आपका बन गया डी स्क्वायर, ये आपका बन गया 3d, वाई 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 मैं बाहर निकाल देता हूँ, और ये 2 बचेगा, e की घात 2x होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको d के स्थान पर m रखना होता है। ये सारी बातें पिछले वीडियो में की गई है, जरूर वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा -2m माइनस m प्लस 2, है ना भाई। तो m कॉमन निकलेगा m माइनस 2, -1 कॉमन निकलेगा m माइनस 2। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको m की दो वैल्यू मिलेंगी 2 और 1, ठीक है। m की दो वैल्यू 2 और 1 मिली, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं आपको पता होगा। दो रूट्स अलग अलग प्राप्त हुए, तो c1 e की घात में 2x, c2 e की घात में x। पहले रूट को अपन लगाते हैं पहले, मतलब पहले टर्म में, दूसरे रूट को दूसरे टर्म में, और मतलब e की पावर में लगा के उसको लिखते हैं, सामने में आर्बिट्री कांस्टेंट c1 c2, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गया। अब किसकी बारी, pi की बारी।
आपको पता है कि पी आई कैसे निकालते हैं, अभी आपने सबसे पहले देखा था पी आई निकालने के लिए 1/FD क्यू करके लिखते हैं अपन, ये देखा था आपने। तो 1/FD मतलब ये पूरा का पूरा आपका FD है, वाई के साथ जो है वो पूरा FD है, तो अपन इस तरीके से लिखेंगे 1/FD। FD दिख रहा है आपको ये पूरा, तो ये आपको दिख रहा है D² - 3D+2 और Q, ठीक है। तो Q के रूप में कौन है दोस्तों, यहाँ पे आप तुलना करके देख लो, Q के रूप में है e⁻²x, ये आपका पी आई हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ कि आगे चल करके यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक बताई जाएंगी पी आई अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो ऐसे सवालों को समझने के लिए बहुत ही गजब प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, क्योंकि आगे चल करके आपको प्रैक्टिस भी करना है। परंतु ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमको ट्रिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, साथ ही साथ ये सूत्र का इस्तेमाल भी अपने को आना चाहिए दोस्तों। तो आज हम इस सूत्र के इस्तेमाल से अपन इसको बनाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सवालों को बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका रोल अब समाप्त हो चुका है। अरे हाँ ठीक है, इसका रोल भी नहीं है। अब मेन तो हमारा काम देखो CF निकल गया ना, ठीक है। अब देखो अगर अपन इसको फैक्टराइज करें तो जैसे यहाँ पे देखो D के स्थान पर M रखे थे तो फैक्टराइज होता ना, वैसे वो भी फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D-2 D-1 और e⁻²x। अब पहले इसको इसके साथ ले लो, इसको बाहर रख दो भाई, इसको बोलो बाहर रहो, और अपन इसको इसके साथ पहले ऑपरेट करेंगे। देखो ये दो फैक्टर अपने को मिले, एक फैक्टर को बाहर रख दो, एक फैक्टर को अंदर रखो, ब्रैकेट लगा दो और e⁻²x। अब गौर से देखो, इसकी तुलना करो D-α D-1, ठीक है। फिर Q की जगह e⁻²x दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है e⁻⁴x इंटीग्रेशन Q इंटू e⁻⁻x dx। पूरा फिट करो अल्फा की जगह 1 देखते हुए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा D-1/D-2 क्या हो जाएगा e⁻⁴x, अल्फा x मतलब अल्फा की जगह 1 दिख रहा है तो 1x इंटीग्रेशन Q मतलब यहाँ पे कौन दिख रहा है e⁻²x इंटू e⁻⁻x मतलब e⁻⁻x dx, ठीक है। ये पूरा इसके साथ काम हो गया इसका 1/D-2, ठीक है। अब दोस्तों e⁻²x और e⁻⁻x को गुणा करोगे तो गुणे में घातें जुड़ती है, 2x - x x हो जाएगा, और e⁻x का समाकलन वापस e⁻x और e⁻x पहले से है तो e⁻2x हो जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे के हिसाब किताब से कितना e⁻x है, उसका समाकलन करेगा तो फिर से e⁻x आएगा, e⁻x पहले से है तो 2x हो गया। अब फिर से वो फॉर्मूला लगेगा। अब अल्फा की जगह कितना नजर आ रहा है, अब इसका सामना किससे होगा 1/D-2 से इसका सामना होगा, ये इस पे ऑपरेट होगा। अब अल्फा की जगह कौन नजर आ रहा है 2 नजर आ रहे हैं, और Q की जगह e⁻2x है, लगाइए फॉर्मूला क्या होगा बताइए। तो क्या होगा e⁻2x, क्योंकि की घात यहाँ क्या लिखा है अल्फा x, अल्फा की जगह अपने को क्या दिख रहा है 2, तो e⁻2x इंटीग्रेशन e⁻2x और फिर की घात में क्या हो जाएगा -2x, क्योंकि -αx अपने को लिखना पड़ता है, ठीक है, और dx। तो ये पूरा कट पीट के 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों x, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन x और e⁻2x। ये जो आपने सॉल्व किया दोस्तों वही आपका पी आई है, ठीक है, वो आपका क्या है पी आई। अतः कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों आप बताइए अब। अच्छा अब देखो लिखना कैसे, उसको लिखना कैसे है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अतः कंप्लीट सॉल्यूशन, अतः दिए गए अवकल समीकरण का संपूर्ण हल y = CF + PI। तो CF कितना है दोस्तों C1 e⁻2x + C2 e⁻x, ठीक है। फिर प्लस ये CF हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया ना, PI लिखेंगे, PI कौन है x इंटू e⁻2x, और ये ऐसा। तो ये हुआ दोस्तों संपूर्ण हल, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए दोस्तों। एक और खास बात, आप यहाँ पे आपने देखा कि पहले देखो ये दोनों फैक्टर हैं आपस में नीचे में गुणे में है, मैंने पहले इसको इसके साथ लिया, ब्रैकेट लगा दिया, इसका पूरा काम धाम निपटारा हुआ, फिर जो बचा फिर उसको इसके साथ ऑपरेट किया, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता था दोस्तों यहाँ पे, वो भी आप सीख लीजिए।
यहीं पर दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि इसको आप आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/d-1 अगर अपन थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें, d-2 माइनस टी अपने को प्लस चाहिए, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, +1। अच्छा, यहाँ पे इसको 2 लिखो और यहाँ पे इसको 1 लिखो और ये माइनस करो। अब देखो क्या होगा, ये इधर भागेगा तो d-1 माइनस टी प्लस 2। ओके दोस्तों, देखो चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, -t+2 dt कटेगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, अब देखो गुणे में है ना भाई, पहले इसको अलग से ब्रैकेट लगा के ऑपरेट किया, जो भी है सूत्र वगैरह लगाया, फिर जो आया फिर इसको इसके साथ ऑपरेट किया और आंसर आ गया। चाहते तो आप इसको पहले तोड़ लो और e⁻²x जो बाजू में दिख रहा है पहले अंदर बांट लो, 1/d-2 के साथ e⁻²x, 1/d-1 के साथ e⁻²x। अब फिर ये सूत्र अब इसमें यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो वो सूत्र। अल्फा की जगह यहाँ 2 दिख रहा है, वहां अल्फा की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, दोनों में लगा दो और फिर आपका आंसर उस तरीके से भी आ जाएगा दोस्तों। तो आप ये भी काम कर सकते हो कि पहले अलग अलग तोड़ लो, फिर अलग अलग बांट लो, दोनों में सूत्र लगा बना लो, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये हुआ दोस्तों क्या चीज, क्या निकाला अपन ने, पीआई। और इस तरीके से पीआई निकाल करके फिर कंप्लीट सोल्यूशन लिखने के लिए हम लोग सीएफ और पीआई को जोड़ देते हैं, तो अब कंप्लीट सोल्यूशन आ जाते हैं। कितना सरल है दोस्तों, देखिए कितना सरल है, बताइए। तो दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आ चुका है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।